हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल आपका 8 CRO का एग्ज़ाम सेंटर आ गया है। सबके एग्ज़ाम सेंटर की कहाँ आपका एग्ज़ाम गया है, एग्ज़ाम कहाँ पर आपका होगा। अभी एडमिट कार्ड नहीं आया पूरी तरीके से, मतलब आपको सेंटर नहीं पता चला है, लेकिन आपका एग्ज़ाम का जो जगह है, प्लेस है, वो पता चल गया है। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे कि आर का तो पहले ही होना है। आर के लिए तो मान लीजिए आपका लगभग 8-10 ही दिन बचे हुए हैं अब, और ARO के लिए भी ऐसे ही मान के चलिए 10 से 12 दिन है। तो इस अंतिम समय में आप लोगों की क्या लास्ट मतलब जो टाइम चल रहा है बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि यही आपका जो भी रिजल्ट बनेगा, जो भी आपका रिजल्ट आना है, या आपकी शुरू की मेहनत तो आपकी है ही, लेकिन ये 10 डेज़ में आप जितना अच्छा उसे रिवाइज़ कर लेंगे, जितना अच्छा आप उसे मगअप कर लेंगे, यही आपका रिजल्ट बनाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि शुरू का तो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ते रहते हैं, बट जो लास्ट के 10 डेज़ होते हैं ना, उसमें वो ढीले पड़ जाते हैं कि हमने तो इतना मेहनत कर रखा है, अब आराम आराम से करेंगे। तो यहीं पर आपकी उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि ये जो लास्ट के 10 डेज़ है, इसी में जो आप रिवाइज़ करेंगे, इसी ये वाली आप समझ लीजिए, ये आपका पेपर में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि सिलेबस इसका काफ़ी ब्रॉड है, तो बच्चे क्या करते हैं, शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं, मतलब 1-2 महीने पहले सबसे आपका नोटिफिकेशन आता है, सब लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन लास्ट टाइम पे जो मतलब रिवाइज़ करने की जो स्ट्रैटेजी होती है, वो सही नहीं बना पाते हैं कि लास्ट टाइम पे हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसलिए उनकी जो पुरानी पिछली मेहनत होती है, वो सब खराब चली जाती है। और कुछ बच्चे इसी में क्या करते हैं कि वो पहले तो मतलब अगर नहीं भी बहुत ढंग से करते हैं, जो ये लास्ट का टाइम होता है 15-20 दिन का आपका, इसमें वो बहुत बढ़िया रिवाइज़ करके निकल जाते हैं आगे और पास कर लेते हैं पेपर। तो इसलिए बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि मैम प्लीज़ लास्ट का 10 डेज़ की स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने पूरा आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपकी इससे हेल्प हो जाए। क्योंकि ऐसा आप कुछ भी ना कर दें जिससे आपकी की हुई मेहनत बेकार चली जाए, जो आपने इतना पीछे पढ़ा है उसको आप ढंग से रिवाइज़ ना करें, जिस वजह से आपका पेपर में लॉस हो जाए। इसके लिए बहुत ध्यान से समझिएगा लास्ट 10 डेज़ के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आपकी स्ट्रैटेजी देखिए ये होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो कि कुछ भी अब आपको नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई भी नया टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया टॉपिक नहीं उठाना। जो चीज़ अब आपने नहीं पढ़ी उसको बिल्कुल हाथ मत लगाइए कि नया आप पढ़ेंगे तो अब आपको लगेगा अरे मुझे ये नहीं आ रहा, अरे मुझे नहीं आ रहा, पैनिक हो जाएंगे। ठीक है, नया कुछ भी नहीं उठाना है, जितना पढ़ लिया है उसको बस रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपके रिजल्ट को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, आपका रिजल्ट जो होने वाला होगा, आने वाला होगा, जैसा भी आप पेपर करके आएंगे, उसके लिए अगर आप पहले से उसका अपना पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन अच्छा कर लेंगे इस 10 दिनों में, तो आप बहुत बढ़िया पेपर में करके आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए रिवाइज़ करना है, बहुत रिवाइज़ करना है। मतलब बहुत रिवाइज़ करने का मतलब ये है कि जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको बहुत अच्छे से एक बार पूरा रिवाइज़ कर लेना है। अब रिवीजन में भी देखिए फिर वही वाली बात है कि जिन सब्जेक्ट्स का क्या है, आपका वेटेज ज़्यादा है। जैसे आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश का वेटेज है काफ़ी अच्छा खासा है। कंप्यूटर हो गया, काफ़ी अच्छा खासा वेटेज लेके बैठता है। ठीक है, जीएस में भी जैसे कुछ टॉपिक हो गए आपके, करेंट्स हो गए। ठीक है, करेंट्स हो गए आपके, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया आपका, UPGK हो गया। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया। आपको अब ये ज़रूर पता होना चाहिए लास्ट में कि किस चीज़ को हमें ज़्यादा टाइम देना है, कैसे क्या रिवाइज़ करना है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, आपका UPGK हो गया। ठीक है, UPGK हो गया, मॉडर्न हो गया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत, जिनका वेटेज आपके पेपर में काफ़ी अच्छा खासा है। ठीक है, जिनका वेटेज आपका बहुत अच्छा खासा है। तो ठीक है, और इसके अलावा आपके जो बाकी के साइंस हो गया। ठीक है, साइंस से भी आपके ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देखिए आप ये समझ लीजिए आपका 200 मार्क्स का पेपर होना है। ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर होना है, और आप ये समझ लीजिए कि 200 मार्क्स में कुछ नहीं तो अगर आप मतलब 160 प्लस ही मान के चलिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत है। ठीक है, हो सकता है कि मतलब क्योंकि इस बार सेंटर बाहर चले गए हैं, मतलब लोगों के दूर दूर चले गए हैं, तो कुछ बच्चे एग्जाम्स हो सकता है कि स्किप भी कर दे, जो पहले से जॉब में होंगे या मतलब जो नहीं इतनी दूर जाना चाह रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये मत समझिएगा कि इससे कॉम्पिटिशन में कोई भी कमी आने वाली है, क्योंकि जिसको पेपर देना है वो पेपर देने जाएगा, चाहे पेपर कहीं भी गया हो। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए आपको 160 मार्क्स तो प्लस तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, रिटर्न में, बाकी टाइपिंग की बात भी अभी आगे करेंगे। तो अब आप ये समझ लीजिए इसमें आपका 50 के तो जैसे इंग्लिश आती है, कंप्यूटर आता है, मान लीजिए इस बार NT एग्जाम करा रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा पैटर्न इधर उधर हो जाए, कुछ क्वेश्चन जो पहले आपकी जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा आते थे अब तक, हो सकता है उससे कम आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा। क्योंकि एक चीज़ ये अच्छी होती है, जब पहली बार आपके पेपर में कोई चेंजेस होता है, जैसे अभी तक इलाहाबाद करा रही थी और अब NTA करा रही है, तो ये पहली बार NTA करा रही है, तो जब पहली बार कोई चेंजमेंट होता है ना, तो उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते हैं, लगभग उसी हिसाब से पैटर्न
कंटेंट बनाया जाएगा। तो अब मान लीजिए 50 की आपकी इंग्लिश, 20 का कंप्यूटर और जीएस में लगभग 10-12 नंबर के करेंट्स होते हैं, 10-12 नंबर के आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट होते हैं, ठीक है। यूपीजी के आपकी 10-12 की हो जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री से 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्योग्राफी 15 क्वेश्चन ले लेता है। तो आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपका जो इतने ही सब, और साइंस आपका 10-12 क्वेश्चन ले लेता है, तो आपका लगभग 150 के आसपास तो लगभग यही बन जाएगा, ठीक है। 50 मतलब 50 की इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर हो गया, 70 का तो केवल यही हो गया, और आपका मान लीजिए कि कुछ नहीं तो पूरा ये टोटल मिला के आपका 70 के आसपास का है, तो 140 150 तो समझ लीजिए यहीं से आ रहे हैं, ठीक। इसके अलावा थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसके अलावा आप थोड़ा सा रीजनिंग देख लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग भी बहुत टफ नहीं आती है, सबको पता है। रीजनिंग आप जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपका 10 नंबर के प्लस आसपास रीजनिंग हो जाएगा। जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, जैसे पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है पॉपुलेशन से, ठीक है। इन्वायरमेंट से तो वैसे 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 3-4 भी पूछ लेता है, इन्वायरमेंट से ज़्यादा भी आ जाते हैं, ठीक है। आपको पॉपुलेशन हो गया, आपका इन्वायरमेंट हो गया, आपका जो 1-2 टॉपिक और हैं अर्बनाइजेशन वगैरह का, अगर इनको आपने हाथ नहीं लगाया और अगर आप इनको नहीं भी पढ़ेंगे अभी, मतलब अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल रिवाइज करिए, जितना अच्छा पेपर करके आएंगे उतना आपके लिए अच्छा, उतना आपके लिए मतलब बढ़ जाएगी आपकी सिक्योरिटी जॉब मतलब क्लियर करने की, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है, तो अगर हम इन लास्ट टाइम पे आप ये टॉपिक नहीं भी उठाते हैं तो आपका बहुत लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर मान लीजिए आपने पॉपुलेशन टॉपिक और अर्बनाइजेशन टॉपिक ये सारे नहीं भी पढ़े तो इनसे 2-2 3-3 क्वेश्चन आता है, वो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें से अगर आपने कुछ भी स्किप कर दिया रिवीजन में, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता, कुछ बच्चे अब क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि अरे हाँ, मैंने तो बाकी तो सब पढ़ रखा है, ये छोटे छोटे टॉपिक मैंने छोड़ दिए थे, अब आखिरी में इनको कर लेता हूँ। मतलब अब वो क्या करने लगते हैं, वो इन टॉपिक्स को करना शुरू कर देते हैं जो वो छोड़ के बैठे होते हैं, जैसे ये आपका पॉपुलेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जबकि उनको पता ही नहीं होता है कि ये छोड़ा हुआ है टॉपिक, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत कम आने हैं। अब लास्ट में अगर आप इसका रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो इसका कौन करेगा रिवीजन? ये जो सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाले, उनको एक बार को स्किप भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि लास्ट में आपको क्या करना है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, आपके पास टाइम है, तो बिल्कुल रिवाइज करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको रिवाइज ही ना करिए या ना करिए, लेकिन अगर आपने अभी तक इनको हाथ नहीं लगाया है टॉपिक्स को, अब आप सोच रहे हैं नया से इसको दोबारा से पढ़ लेंगे, तो मेरे हिसाब से वो करना ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब आपने जो पढ़ा है उसी को फटाफट रिवाइज करिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट SC RO के लिए ये समझ लीजिए, जो इंग्लिश नहीं कर पाएगा वो मुश्किल है कि क्लियर कर पाए। भाई 50 मार्क्स की इंग्लिश आ रही है, ठीक है, मान लीजिए कि 50 मार्क्स की इंग्लिश आ रही है, 50 मार्क्स बहुत बहुत होते हैं, मतलब 1/4 हो गया आपका, ठीक है। अब ये समझ लीजिए बाकी के सब्जेक्ट आप कर भी लेंगे काफ़ी अच्छे, लेकिन इंग्लिश ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि आप बाकी के 150 में 150 तो नहीं ले आ पाएंगे। देखिए जीएस में कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है, जीएस हो गया, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हर कोई नहीं कर पाता है, तो अब 150 में 150 का तो नहीं कर लेंगे, तो आपका क्या है, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा। तो इंग्लिश के बिना तो काम नहीं चलना है, इसलिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के लिए देखिए मैं सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ चैनल पे, जिसने भी सीरीज़ नहीं देखी, 15 डेज़ की जो सीरीज़ चली है जिसमें डेली एक नया टॉपिक कराया गया है, इससे आप सोच लीजिए अगर आप ये पूरी 15 डेज़ की सीरीज़ देख लेते हैं और पूरी 15 डेज़ की सीरीज़ से आप पूरा टॉपिक का सार समझ लेते हैं कि हमें यहाँ के पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इस सीरीज़ में ना केवल मैंने प्रैक्टिस कराई है, साथ ही साथ प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि आपके पेपर में जो आपका सॉल्व करना है इंग्लिश का सेक्शन, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मान लीजिए आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो एलिमिनेशन मेथड कैसे आपको लगाना है, तो उसमें मैंने सीरीज़ पूरी सॉल्व जो कराई है उसमें एक्सरसाइज तो मैंने खूब कराई है, उसके साथ ही साथ जिसने भी वो देखा होगा आप ये चीज़ समझ रहे होंगे, उसमें आपको एक अप्रोच भी पता चलिए कि हमको पेपर में इंग्लिश को कैसे करना है, इंग्लिश के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो 15 डेज़ की आप ये देख लेते हैं, आपके लिए इनफ है, आपको मतलब पेपर में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो जिसने ना देखी हो वो देख लें, और जिसने देखी भी है वो इन 10 डेज़ में क्या कर सकता है कि एक बार को आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके उसको दोबारा एक बार करके पूरी सीरीज़ सारी चाहे तो दोबारा से देख लें, या जो टॉपिक कमज़ोर है वो देख लें, ठीक है। इंग्लिश का तो आपका हो गया, ठीक है। बाकी आपका क्या है, अब अच्छा आपका कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में मैंने जैसे पहले बताया था, पहले भी बता रखी है कि लूसेंट की एक छोटी सी पतली सी बुक आती है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि अब पेपर में बहुत ज़्यादा समय तो नहीं रह गया है, तो आप अगर करना चाहें वो बुक अगर आप चाहें तो उसकी एक्सरसाइजेज आप कर लेंगे आराम से, 1-2 दिन में कंप्यूटर को टाइम देके कर लेंगे। और नहीं अगर करना चाहते हैं तो फिर कोई भी मैराथन वीडियो एक देख लीजिए, क्योंकि पढ़ा तो सबने होगा कंप्यूटर के लिए, तो कोई भी आप मैराथन वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका एक बार सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और शॉर्टकट्स के लिए मैंने बताया था शॉर्टकट्स, और फुल फॉर्म के लिए गूगल से, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर हो गया। जीएस को देखिए बहुत ज़्यादा आपको करना है, जीएस में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। जीएस में भी वही बात, करंट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बुक्स आती हैं करंट्स की, वो एक बार दोबारा से सारी रिवाइज कर सकते हैं, या कोई भी मैराथन वीडियो करंट्स का भी पूरे साल भर का एक दिन दे करके उसको पूरा फिनिश कर सकते हैं। देखिए अब ये समझ लीजिए कि लास्ट के जो 10 डेज़ है इसमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, इसमें बिल्कुल भी आपको
वो नहीं करना है बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल फुल ऑन। जितना इतने दिन की आपकी जो मेहनत आपने करी है ना, आप समझ लीजिए उसका जो फाइनल, उसका जो रिजल्ट मिलने वाला है, वो ये 10 ही दिन है। आप इसमें जो आप मेहनत कर लेंगे वही आपकी पिछली मेहनत का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी मेहनत मत करिए। एक दिन में जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, ठीक है, 6 7 8 10 घंटे, जितना मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी है उतना तो पढ़िए ही पढ़िए, ठीक है। और करेंट्स में भी आप ऐसे देख लीजिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह भी आप बुक से रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आपकी सब कुछ है, यूट्यूब पे भी सब कुछ है। बस इनका बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। ये टॉपिक बिल्कुल भी आपको भूल के भी छोड़ने नहीं है, ठीक है। इतना तो अच्छे से आपको रिवाइज करना ही करना है। बाकी वो इकोनॉमिक्स वगैरह भी, इकोनॉमिक्स पॉलिटी के भी 5-5 6-6 क्वेश्चन, 4-4 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइम हो तो उनको भी साथ साथ करते चलिएगा। ये तो हो गया आपका, समझ में आई होप कि अब आ गया होगा आपको कि किस तरह से आपको इन 10 दिनों में रिवाइज करना है। केवल और केवल रिवीजन करना है। तरीके कई हैं, जिसको जो सही लगे। अगर आप डेली एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं, 10-10, अभी मान लीजिए आपके पास लगभग 10 दिन है, एक दिन सबको बांट दीजिए, मतलब 1 से 2 दिन जो ज़्यादा बड़ा चीज़ है उसमें 2 दिन लगा दीजिए, या जो छोटा टॉपिक या सब्जेक्ट है उसमें आप 1 दिन, जैसे 1 दिन आप पूरा इंग्लिश के लिए दे दीजिए कि 1 दिन में पूरा इंग्लिश रिवाइज करना है। इंग्लिश में सारे जैसे वीडियोज़ हैं, 15 दिन की सीरीज़ मेरी है या कहीं और से भी आप अगर आप कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो उसको पूरा आपने देख डालना है, ठीक है, समझ लेना। दूसरे दिन आप मान लीजिए किसी दूसरे सब्जेक्ट को पूरा रख देते कि आज पूरा कंप्यूटर का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तीसरे दिन मान लीजिए आपने ये कर लिया कि आज पूरा यूपीजी के देख लेंगे, क्योंकि यूपीजी के में बहुत ज़्यादा नहीं होता, और आज पूरा करेंट्स देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं 10 डेज़ को। अदरवाइज़ आप एक दिन पे केवल एक सब्जेक्ट नहीं करना चाहते तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने पहले दिन में 2 सब्जेक्ट थोड़े थोड़े रख लिए या 3 सब्जेक्ट रख लिए, फिर उनको दोबारा रिपीटेशन करते गए, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, जो कि आपके लिए कंफर्टेबल। तरीके सब सही हैं, जो जिससे आपको लगे कि हाँ इससे हमको जल्दी समझ में आ रहा है या इससे हमको देर तक दिमाग में रहेगा, वही तरीका अपनाइए, ठीक है। क्योंकि सबकी देखिए माइंड अलग अलग होते हैं, सबकी चीज़ों को ग्रैप्स करने की क्षमता अलग होती है। तो जिसको जो चीज़ सूट करे उस हिसाब से इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। 10 डेज़ को आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, और 10 डेज़ में आप एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से 10 डेज़ में, कि आपको इस तरह से रिवाइज़ करना है। खूब रिवाइज़ करिए, 10-10 घंटे में कम से कम पढ़िए, 10-10 घंटे रिवाइज़ करिए, ताकि अब यही आपका फाइनल रिजल्ट बनाइए। 10 दिन की मेहनत ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। पहले से आप जो करके आए हैं वो भी डिसाइड करेगी, लेकिन मेन उसका जो अब रिजल्ट आने वाला है वो इन्हीं 10 दिन की मेहनत से। अगर इसमें आपने थोड़ी सी भी वो कर दी, लापरवाही कर दी, तो फिर आपको हो सकता है कि मतलब आप चूक जाएँ, ठीक है। क्योंकि मौके बार बार नहीं आते, पता नहीं अब दोबारा कब इसका फॉर्म आए, कब ना आए। फिर अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रिवाइज़ करना है, 10 डेज़ में क्या होने चाहिए। बिल्कुल अच्छे से लगे रहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ कैसे बनी। अब देखिए टाइपिंग का भी समझ लीजिए साथ में। कुछ नहीं, कम से कम डेली 2.5 से 3 घंटे टाइपिंग को दीजिए, ठीक है। 2.5 से 3 घंटे आपको टाइपिंग को देने ही देने हैं। इसलिए देने हैं 2.5 से 3 घंटे टाइपिंग को, क्योंकि देखिए 2-3 रीज़न है। टाइपिंग के मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है, 25 प्लस लाना है, लेकिन उसके ऊपर भी जितना लाएंगे वो आपके रिटर्न में जुड़ जाएंगे, तो आप ही की कट ऑफ बनेगी, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे दीजिए। देखिए जिनकी स्पीड नहीं आ रही है, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रैक्टिस करने का 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपनी स्पीड पे बहुत ध्यान देते हैं, स्पीड बहुत तेज़ करते हैं, बट एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। मान लीजिए स्पीड तो आप 35-40 बना ले रहे हैं और एक्यूरेसी आ रही है 80%, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक बार को आप अपनी स्पीड थोड़ी भले धीमी कर लीजिए, मतलब आपकी स्पीड मान लीजिए कि 35 ना आके 28 ही आ रही है, बट अगर आपकी एक्यूरेसी 95, 97 ऐसे आ रही है, तो आपके टाइपिंग पास करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो स्पीड पे फोकस करना है, ऐसा नहीं है स्पीड पे फोकस नहीं करना, बट साथ ही साथ एक्यूरेसी को देख करके चलिए, एक्यूरेसी मेंटेन करते चलिए, ठीक है। डेली 2-2.5 से 3 घंटे प्रैक्टिस करिए। आपकी स्पीड अच्छी है तो भी प्रैक्टिस करिए, और अभी अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो भी 10 डेज़ है आपके पास, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दीजिए। आप नहीं कर पा रहे हैं तो मान लीजिए कि क्योंकि पढ़ना भी है साथ ही साथ, तो आप अपना दिन भर पढ़ने का रख लीजिए, और रात का आप अपना टाइम टाइपिंग के लिए रख लीजिए कि हम 8 बजे तक शाम को हमें पढ़ना है, उसके बाद हम रात को 10 से 12, 10 से 1, जैसे कि हम 3 घंटे शांति में टाइपिंग करेंगे, ठीक है। टाइपिंग करने की देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स तो बहुत सारी हैं, सबके मतलब अपने हिसाब से टाइपिंग का वो होता है, सबको अपने, मतलब किसी के लिए कुछ चीज़ टिप्स काम आ जाती है, किसी के लिए कुछ काम आ जाती है, बट मेरे हिसाब से ओवरऑल देखिए क्या है आपका टाइपिंग का, कि कीज़ पे देखिए अब तक जो भी पेपर दे रहा होगा कीज़ वगैरह पे, तो अब उसने अपने कमांड बनाई ली होगी कि आपको किस तरह से उस पर फिंगर सेट करनी है, कैसे उसको बिना मतलब बार बार कंप्यूटर से हाथ उठाए बिना कर
ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, कुछ नहीं, प्रैक्टिस से ही आएगा। आराम से भड़बड़ाइए मत। बहुत लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा-सा परेशान जल्दी हो जाते हैं, अरे मेरी प्रैक्टिस नहीं आ रही। बहुत लोग बहुत तेज़-तेज़ करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ भी मत करिए। आराम-आराम से, बहुत ज़्यादा आराम से भी नहीं कि बहुत धीरे हाथ मत चलाइए, नॉर्मल वे में हाथ चलाइए, एक्यूरेसी अपने आप मेंटेन हो जाएगी। और एक टिप ये है कि जब वहाँ पर आप बैठेंगे, जब वहाँ पर आप टाइपिंग के लिए बैठेंगे, तो देखिए आप जब बैठेंगे, सब एक-एक बच्चे को कंप्यूटर पे बैठा दिया जाएगा, जो-जो अपने पेपर पे। तो लोग क्या करते हैं, अपने अगल-बगल वाले से बात करने लगते हैं, डिस्कशन करने लगते हैं, तुम्हारी टाइपिंग कैसी है, मेरी ऐसी है वो। ये काम मत करिएगा, मेरी राय ये है, मेरी एडवाइस ये है, ये काम मत करिएगा। इससे क्या होता है, क्योंकि आप एक पहले से आप नर्वस होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि देखिए जब आप टाइपिंग करने बैठते हैं एग्ज़ाम की, घर की टाइपिंग और एग्ज़ाम की टाइपिंग में बहुत फ़र्क होता है। घर में आप बहुत ही नॉर्मल, आपको पता है कि हाँ, हमें करनी, तो आप मतलब करते हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करने बैठते हैं, तो वहाँ बच्चा पहले से बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहता है, पहले से बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान, डरा हुआ रहता है। फिर अगर आप उसमें भी आप सामने वाले से बात करने लगते हैं ना, तो लोग जानबूझ के डराने के पीछे क्या करते हैं, अरे मेरी तो, भले उनको टाइपिंग ना ढंग से आती हो, लेकिन वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए ये घबरा जाए, ऐसे बोलते हैं, अरे मेरी तो 50 आ रही है स्पीड, मैं तो घर पे करता हूँ, मेरी तो 60 आ रही है। तो इससे क्या होता है, आप पहले ही डर जाते हैं, अरे मेरी तो 30 आ रही है, मेरी तो 25, यहाँ तो 60 वाले बैठे हैं, यही निकाल लेंगे हम तो। इससे क्या होता है कि आप पहले ही जब डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर आप करना जब शुरू करते हैं, तो और गलतियाँ होती हैं, उससे डर डर ज़्यादा बैठ जाता है मन में। तो किसी से बात मत करिए, 15 मिनट का जो टाइम मिलेगा गैप में, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए, एकदम शांति से, कि हाँ, जैसे घर में अच्छे से कर रहे थे वैसे यहाँ भी अच्छे से करेंगे, और एकदम आराम से अपना करिए, ठीक है। किसी की भी बातों में नहीं आइएगा, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिएगा, दिमाग में कुछ भी मत सोचिएगा कि कैसा, उस समय कुछ भी मत सोचिएगा, बस जैसे आपका आए आप अपना करना शुरू करिए, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए जो टिप्स ट्रिक्स थी मैंने बता दिया है। आई होप इसको फॉलो करने से आपको बिल्कुल हेल्प मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो फिर आप नीचे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।